हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है सत्यम और आज बात करेंगे उन 10 कैरेक्टर्स की जो पॉसिबली एमसीयू की करंट टाइमलाइन में स्क्रल्स हो सकते हैं। तो शायद इस लिस्ट में कुछ नाम देखकर आपको ऐसा लगे कि मैं क्या ही बोल रहा हूँ, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि मार्वल के एनिमेटेड शो अर्थ माइटेस्ट हीरोज में उन्होंने ऐसे बंदे को स्क्रल बनाया था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने कैप्टन अमेरिका को एज अ स्क्रल इंट्रोड्यूस किया जिसपे किसी का शक तक नहीं जा सकता था, यानी कि मोस्ट ट्रस्टेबल कैरेक्टर जिसपे हर किसी को भरोसा था। तो आप जरा दिमाग पे जोर डाल के सोचो कि अभी करंट एमसीयू टाइमलाइन में ऐसा कौन सा मेन कैरेक्टर है जिसके स्क्रल होने के चांसेस सबसे कम है, और ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि वही स्क्रल निकल जाए। अब देखो, कॉमिक्स में और एनिमेटेड शो यानी कि अर्थ माइटेस्ट हीरोज में सीक्रेट इन्वेजन बहुत बड़ा इवेंट है। तो हम लोग पहले संक्षेप में ये समझ लेते हैं कि आखिर सीक्रेट इन्वेजन है क्या। तो मार्वल की स्टोरी लाइन में स्क्रल्स एक शेप शिफ्टेड एलियन रेस है जो अर्थ पे कब्जा करके इसे अपना खुद का प्लेनेट बनाने का सोचती है, और अपनी इस इविल जर्नी को मुकम्मल करने के लिए इन्होंने कई सारे सुपर हीरोज का रूप भी धारण कर लिया था, और काफी लंबे समय तक किसी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। और जैसे जैसे इनके राज सामने आते गए, लोगों के होश उड़ते चले गए थे। अब डिज्नी प्लस के शो सीक्रेट इन्वेजन में भी जाहिर सी बात है कि वो लोग इसी स्टोरी लाइन को फॉलो करेंगे, क्योंकि वो लोग दोबारा इतने बड़े इवेंट को रियून नहीं कर सकते, क्योंकि इससे पहले एमसीयू ने क्री वर्सेस स्क्रल्स वार जैसे इतने बड़े इवेंट को बर्बाद कर डाला था। तो जब एमसीयू ने अपनी स्टोरी लाइन में स्क्रल्स को भोले भाले और सीधे साधे मानुस घोषित कर दिया था, तो वो ऑडियंस जो कॉमिक्स को फॉलो करती है वो काफी नाराज हो गई थी। और जाहिर सी बात है कि एमसीयू अपनी उस गलती को दोबारा रिपीट नहीं करेगा। अब अगर आपको ध्यान होगा तो कैप्टन मार्वल मूवी में एक स्क्रल अर्थ पे ही रह गया था। हाँ, वही ट्रेन सीन वाली बुढ़िया। तो जैसे हम इंसानों की तरह सारे अच्छे नहीं होते या सारे बुरे नहीं होते, उसी तरह से स्क्रल्स में भी सारे ही अच्छे स्क्रल नहीं थे। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इतने सालों से इन लोगों ने अपना एक ग्रुप क्रिएट कर लिया हो। अब कुछ लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि उस एक बचे स्क्रल ने रिप्रोडक्शन किसके साथ किया होगा या फिर कैसे किया होगा। तो मेरे दोस्त सोचो कि जब उस ट्रेन वाले सीन में एक अनआइडेंटिफाइड स्क्रल मिल सकता है तो जरूरी नहीं कि वो अकेला ही हो। तो आप ऐसा मान सकते हो कि कैप्टन मार्वल मूवी के इवेंट के बाद से ही कई सारे स्क्रल्स अर्थ पे छुप के रहने लग गए थे। तो अब देखो, अगर उन्हें अर्थ पे कब्जा जमाना है तो आपके पड़ोस वाले किराने वाली दुकान के अंकल की सेब तो शिफ्ट करेंगे नहीं, तो 110% वो किसी ऐसे इंसान का रूप धारण करेंगे जो कि सत्ता में किसी ऊंची पहुंच पे है या फिर किसी ऊंची पहुंच वाले के काफी क्लोज हो। और अगर लॉजिकली देखें तो अर्थ पे कब्जा जमाने के लिए उन्हें पावर, पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी और मैजिक चारों को हथियाना होगा। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पे किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम उन कैरेक्टर्स पे अपने शक का खंजर भोपेंगे जो शायद एमसीयू में कटप्पा बने घूम रहे हैं। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस लाल गुस्सैल सब्सक्राइब वाले बटन को ग्रे कर दो। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला, अर्थ पे कब्जा करने के लिए उन्हें पावर, पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी और मैजिक की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी पे। और एमसीयू में टेक्नोलॉजी का नाम लेते ही सबसे पहले जो बंदा दिमाग में आता है वो है टोनी स्टार्क। मगर अनफॉर्चुनेटली टोनी तो अब रहा नहीं, और नो वे होम के इवेंट के बाद डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल ने स्टार्क इंडस्ट्रीज को हैंड ओवर कर लिया है जांच के लिए। यानी बैड स्क्रल्स के लिए काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है स्टार्क टेक्नोलॉजीज को हथियाने के लिए। और टोनी स्टार्क के सबसे क्लोज पर्संस में है रोडी, पेपर और हैप्पी, जिनका रूप धारण करके स्क्रल्स आसानी से स्टार्क टेक्नोलॉजी तक पहुंच सकते हैं। अब सोचो, वार मशीन का शेप शिफ्ट करके स्क्रल्स को कितना फायदा हो सकता है। उन्हें लिटरली डायरेक्ट यूएस मिलिट्री में एंट्री मिल जाएगी और वो किसी भी खतरनाक वेपन को एक्सेस भी कर पाएंगे। और अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो आयरन मैन 2 में टोनी ने जानबूझकर रोडी को अपने सूट का एक्सेस दिया था, यानी रोडी की फॉर्म में वो स्टार्क सूट के साथ साथ मिलिट्री को भी अपने कंट्रोल में रख पाएंगे। मगर इस बात में कितना दम है इसका पता तो हमें आने वाले डिज्नी प्लस के शो आर्मर वार्स में पता ही चल जाएगा। तो अब बात करें पेपर पॉट्स की, तो वो भी इजिली स्टार्क टेक्नोलॉजी को आसानी से एक्सेस कर सकती है। यानी कि एडिथ और जिन बाकी टेक्नोलॉजीज को डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल ने न्यूट्रलाइज किया है उसे स्क्रल्स वापस से यूज में ले सकते हैं। और अगर टेक्नोलॉजी की बात चल ही रही है तो वकांडा कहाँ पीछे रहने वाला है। तो हमारे हिसाब से वकांडा के 3 कैरेक्टर जो पॉसिबल स्क्रल्स हो सकते हैं वो है नाकिया, शूरी और क्वीन रामोंडा। इन्फिनिटी वॉर के इवेंट में वकांडा ने ये साबित कर दिया कि वो बड़े से बड़े एलियन इन्वेजन को भी टक्कर दे सकते हैं। और निक फ्यूरी ने ये बोला भी था कि वकांडा पे जो हमला हुआ वो न्यूयॉर्क पे हुए हमले से 10 गुना ज्यादा बड़ा था। तो सोचो, दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री की टेक्नोलॉजी को कौन नहीं हथियाना चाहेगा। और जैसा कि हम सबको पता है कि क्वीन रामोंडा वकांडा के अंदर काफी पावरफुल पोजीशन में है, तो क्वीन रामोंडा का फॉर्म लेना स्क्रल्स के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। और अगर बात करें शूरी की, तो ये भी काफी शॉकिंग डिसीजन होगा उसे स्क्रल बनाने का।
तो मे भी ऐसा हो सकता है कि इन्फिनिटी वॉर के इवेंट में वो डेसिमेट ना होके एक्चुअल में मर गई हो और उसके बाद से ही स्क्रल ने सूरी की फॉर्म ले ली हो। मगर चैडविक बोसमैन सर की ट्रेजेडी के बाद ऐसा होने के चांसेस बहुत कम। तो अब अगला पॉइंट कूद के आता है नाकिया या कहें नकिया की तरफ। तो किसी मेन वकांडन कैरेक्टर की शेप शिफ्ट करना स्क्रल्स के लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो शायद वो किसी ऐसे कैरेक्टर को चुन सकते हैं जो इन वकांडा वासियों का काफी क्लोज हो, और उन क्लोजेस्ट पर्सन में सबसे पहले नाम आता है नकिया का। और जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि कॉमिक्स में नकिया ब्लैक पैंथर की सबसे बड़ी विलेंस में से एक रह चुकी है। और आप लोगों को तो पता ही है कि एमसीयू अपनी स्टोरी लाइन में कॉमिक्स को जस्ट एज अ रेफरेंस ही लेता है। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वो नकिया को एक डबल एजेंट दिखाने की जगह एक स्क्रल विलेन घोषित कर दें, जो कि मेन कैरेक्टर्स का ट्रस्ट गेन करके वकांडन टेक्नोलॉजी को अपने हित में यूज कर सकें। अब टेक से रिलेटेड जो आखिरी बंदा हमारी लिस्ट में है वो है हैंक पिम। अब वैसे कॉमिक्स के मुकाबले मूवीज में हैंक पिम काफी सिंपल बंदा है, कोई डार्क मोटिव्स नहीं, लेकिन कॉमिक्स में हैंक का स्क्रल होना काफी बड़ा शॉकिंग मोमेंट था। और माइकल डगलस जैसे इतने बड़े एक्टर को इतने सस्ते में तो एमसीयू छोड़ेगा नहीं, क्योंकि स्क्रल्स के लिए कैरेक्टर काफी बड़ा रिसोर्स बन सकता है टेक्नोलॉजी का। तो टेक्नोलॉजीज को साइड में रखते हुए अब आते हैं पॉलिटिक्स पे। तो पॉलिटिक्स में एक बंदा है जो कि सिविल वॉर के टाइम से ही इतना कुख्यात है कि उसे हम अपनी लिस्ट से बाहर कैसे रख सकते थे। जनरल थंडरबोल्ट रॉस उर्फ हरामी मानुष। जब हमने इसे पहली बार एमसीयू में देखा था तो इसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद था, हल्क को खत्म करना। और उसके बाद ये बंदा सोकोविया अकॉर्ड्स और न जाने क्या क्या सरकारी भांग भटूरे वाले काम में जुट गया, और यहाँ तक कि ब्लैक विडो के भी पीछे पड़ गया। तो बेसिकली ये पूरी तरह से हीरोज को डिसेबल करने में लगा हुआ है, जो कि स्क्रल्स के डोमिनेंस में हेल्पिंग हैंड जैसा है। तो हमारी अगली पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है टाइलर हेवर्ड। अब इस बंदे के वांडाविजन शो में इस तरह के रिस्पॉन्स और एक्शन थे जिन्हें देख के लग रहा था कि जैसे ये वांडा की पावर्स को टेस्ट कर रहा हो, क्योंकि इसके विलन होने का उतना कोई बड़ा गोल तो समझ में नहीं आया। तो ऐसा हो सकता है कि वो एक पावरफुल हीरो को ब्रेक करना चाहता हो, और दूसरा ये कि वो व्हाइट विजन को अपने फायदे के लिए यूज करना चाहता हो। और टाइलर स्वॉर्ड के लिए काम कर रहा था, और स्वॉर्ड और शील्ड इन दोनों में कितने ज्यादा गद्दार भरे पड़े हैं एमसीयू में, ये आपको बताने की जरूरत भी नहीं है। तो हमारी लिस्ट की अगली सस्पेक्ट है वेलेंटीना अलेग्रा दी पोंटेन अय्यर वेणुगोपाल अय्यर जिन्ना स्वामी मुत्तु स्वामी अय्यर। अबे कितना बड़ा नाम है इसका। अब वैसे तो ये बेसिकली यूएस एजेंट ब्लैक विडो इन सबको मिला के खुद एक एवेंजर्स की अपोजिट टीम बना रही है, पर ये भी हो सकता है कि वो ये टीम स्क्रल्स के फायदे के लिए बना रही हो, ताकि आने वाले वार में वो इन सबको यूज कर सके। और एक चीज नोटिस करने वाली है कि ये बंदी हमें दिखाई दी थी ब्लैक विडो के पोस्ट क्रेडिट सीन में, और एंड गेम के बाद एमसीयू की जितनी भी मूवीज और टीवी सीरीज हैं उनके पोस्ट क्रेडिट सीन में मोस्टली स्क्रल्स दिखाए गए हैं। फार फ्रॉम होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में स्क्रल्स, वांडा विजन के पोस्ट क्रेडिट सीन में स्क्रल्स, ब्लैक विडो के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखने वाली हमारी वेलेंटीना भी है शायद स्क्रल, द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखने वाली हमारी शेरन कार्टर भी है शायद पॉसिबली स्क्रल। तो जी हाँ, हमारी लिस्ट की आखिरी कैरेक्टर जो पॉसिबली स्क्रल हो सकती है वो है शेरन कार्टर। अब स्क्रल्स किसी ऐसे कैरेक्टर का रूप वैकेशन मनाने के लिए तो लेंगे नहीं, ये ऑब्वियसली डोमिनेंट स्पेसीज बनना चाहते हैं। अब शेरन कार्टर पैगी कार्टर जो कि शील्ड की को फाउंडर थी उसकी भतीजी है, और इसके गवर्नमेंट डाटा के साथ में काफी इजी कनेक्शंस बन सकते हैं। तो शो के बीच में ही इसका पावर ब्रोकर होना काफी दिमाग हिला देने वाला था। मगर जिस चीज ने सबसे ज्यादा हैरान किया वो था इसका पोस्ट क्रेडिट सीन, जहाँ शेरन किसी से कॉल पे कहती है कि अब हमारे पास सुपर सोल्जर तो नहीं रहे, मगर अब हमारे पास गवर्नमेंट की हर एक सीक्रेट का एक्सेस होगा, चाहे वो प्रोटोटाइप वेपन्स हो या फिर कोई नेम। तो गाइस ये थे वो 10 नाम जो कि पॉसिबली एमसीयू में करंट टाइमलाइन में स्क्रल्स हो सकते हैं। अब मैजिक के मामले में मेरा शक डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग पर 1% भी नहीं जा रहा है, तो मुझे नहीं पता कि इन दोनों बंदे में से कोई स्क्रल हो सकता है या नहीं, या आने वाले टाइम में वो इन दोनों में से किसी को स्क्रल दिखाएंगे भी या नहीं। खैर ये तो वक्त बताएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और कमेंट में हमें बताओ कि आपको क्या लगता है कि कौन स्क्रल हो सकता है। और इसके साथ ही प्रोफेसर ने राफेल को जो नोट दिया था उस पर क्या लिखा था ये जानने के लिए राइट वाली वीडियो पे क्लिक करें, और जोय गोल्डबर्ग जैसे कैरेक्टर हमें क्यों पसंद आते हैं ये जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करें। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मे द फोर्स बी विद यू।